हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एमटीएस परीक्षा के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, एक जलसंधि क्या है। जलसंधि क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका जल का बड़ा खंड है और ये आपका एक जल का दूसरा बड़ा खंड है। इन दोनों जल खंडों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा पतला जल का रास्ता क्या कहलाता है, आपका जल संधि कहलाता है। ठीक है, यानी जल के बड़े बड़े दो खंडों को जोड़ने के लिए जो पतला रास्ता होता है वो आपका जल संधि कहलाता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए आप। स्थल का एक संग्रह भाग, स्थल का तो कोई भाग होता नहीं, तो जल का भाग है जल संधि कहलाएगा। स्थल का तो ये भी नहीं होगा। पानी का एक संग्रह भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। मैंने यही बताया था कि पानी के जो दो बड़े बड़े खंड होते हैं उनको क्या जोड़ता है, पानी का ही एक रास्ता जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका जल संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुना होगा पाक जल संधि का। ठीक है, पाक जल संधि का नाम सुना होगा, जो किस किस को जोड़ता है। तो एक तरफ तो आपकी बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ क्या है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, पाक जल संधि किस किस को जोड़ता है, तो बंगाली खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपने एक नाम और सुना होगा जिब्राल्टर का। जिब्राल्टर, जिसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोलते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी। ठीक है, कुंजी मतलब चाबी। तो ये किसको जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जो है जल संधि वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो वो आपका जिब्राल्टर है। तो ये होता है आपका जल संधि। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। एशिया से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो देखिए अपना भारत भी किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अपना भारत भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। और भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। तो इसका मतलब जो कर्क रेखा है वो एशिया से होकर गुजरती होगी, तभी तो अपने भारत से होकर गुजरती है। इसका मतलब एशिया से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा। तो यहाँ पे आप दूसरी कर्क रेखा, और इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा को कितने डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो मकर रेखा इसको क्या कहते हैं, इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो आपके दक्षिणी, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। किससे, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती हैं, तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपकी भारत में एक नदी को दो बार काटती है। उस नदी का नाम क्या है, तो दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी का नाम है आपका माही नदी। ठीक है, यानी भारत की जो माही नदी है वो उसको कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। इसमें साइड डिटेल है वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी भूमध्य रेखा होती है ना, इसका भी बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए। जैसे जो आपकी भूमध्य रेखा होती है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और दिन रात कहाँ पे बराबर होते हैं, तो दिन रात भी आपके भूमध्य रेखा पर ही बराबर बराबर होते हैं। दिन रात की जो अवधि होती है वो भूमध्य रेखा पर ही बराबर बराबर होती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा पे साल भर वर्षा होती है। साल भर वर्षा कहाँ पर होती है, तो साल भर वर्षा आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। ये सारे पॉइंट है वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पे आंध्र प्रदेश। तो जो आपका सालसेट द्वीप है उसी द्वीप पर कौन स्थित है, उसी द्वीप पर आपका मुंबई और महाराष्ट्र का एक शहर है थाने, वो भी आपका कहाँ है, वो भी आपका सालसेट द्वीप पर ही है। इसका मतलब ये द्वीप किस राज्य के अंतर्गत आएगा, तो आपका महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए मुंबई से थाने जाने के लिए एक दर्रा होता है। मुंबई से थाने जाने के लिए एक दर्रे को पार करके जाना पड़ता है। उस दर्रे का नाम क्या है, जैसे दर्रा क्या होता है, दर्रा आपका दो पर्वतों के बीच का
पतला रास्ता होता है, दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। तो मुंबई से थाने जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ता है? तो मुंबई से जो थाने जाने के लिए दर्रा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका थाल घाट दर्रा। ठीक है, ये मुंबई से थाने जा सकता है और इसी मुंबई से आगे नासिक जाने के लिए भी यही दर्रा यूज होता है। ठीक है, तो मुंबई से नासिक जाने के लिए या मुंबई से थाने जाने के लिए थालघाट दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और मुंबई से यदि आपको पुणे जाना है, मुंबई से पुणे, तो किस तरह से होकर जाओगे? तो आपका भोरघाट दर्रा पड़ेगा, भोरघाट दर्रा, जिससे होकर आप मुंबई से पुणे जाते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो ब्राह्मणों को भेंट की जाने वाली भूमि, ये सही है। देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि को कहते हैं, ये भी ठीक है। साला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि को, ये भी सही है। और बिरला नवगति जैन संस्थानों को दान की गई भूमि, ये आपका क्या है? गलत है। बिरला नवगति किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको गरीब ब्राह्मणों को खेती करने के लिए दी गई जो भूमि होती है, उसका नाम है बिरला भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, किस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो सके? तो कौन सा था? बर्नाक्यूस प्रोजेक्ट, हिल्बर्ट बिल, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर छाप अधिनियम? तो वो जो बिल था वो कौन सा था? वो आपका हिल्बर्ट बिल था। ये किस वायसराय के टाइम पे आया था? तो ये आपका आया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय ये सॉरी ये वाला बिल आया था। ठीक है, और इस बिल से ज़्यादा खासियत बात क्या है लॉर्ड रिपन के बारे में? क्योंकि ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रिपन की खासियत बात क्या है? इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो वो इसी के समय हुआ था। और इसके अलावा जो 10 के आधार पर, यानी हर 10 वर्ष के अंतर पर जो जनगणना होती है वो किसके समय शुरू हुई थी? तो वो आपका लॉर्ड रिपन के समय ही हुई थी। यानी 10 के आधार पर जनगणना वो आपकी लॉर्ड रिपन के समय ही शुरू हुई थी। इसके अलावा एक बात और है इसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में वो भी नोट कर लीजिए कि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। यानी पहले आपकी 19 वर्ष थी सिविल सेवा में प्रवेश की आयु, और इसके समय पर क्या हुआ? 19 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई प्रवेश की आयु। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, और इल्बर्ट बिल विवाद किस समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा? शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर। तो देखिए सबसे नीचे क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे होता है आपका ग्राम सभा, ग्राम सभा। फिर होती है आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, फिर होती है आपकी जिला परिषद, जिला परिषद। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधान होता है, प्रधान या सरपंच कह सकते हो आप। और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको जिला अध्यक्ष कहा जाता है, जिला अध्यक्ष। ठीक है, आपसे पूछा है कि बढ़ते क्रम में लगाइए ना। सबसे नीचे आपका ग्राम सभा आएगा, यानी पहले 3 आएगा। ठीक है, 3 से बड़ा होता है आपका 1, फिर आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बात करेंगे ये जो आपके पंचायत के 3 स्तर दे रखे हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन पंचायती राज की व्यवस्था की 3 स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? वो की थी आपकी बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय मेहता। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा है द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो द्विस्तरीय की थी आपकी अशोक मेहता। ठीक है, और सबसे पहले पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी आपकी 1959 में। कहाँ से हुई थी? नागौर जिला राजस्थान। ठीक है, कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है,
पंचायती राज दिवस, तो वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल से शुरू होता है? जब संसद का सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, चर्चाकाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब संसद की शुरुआत होती है कार्रवाई की, तो सबसे पहले जो शुरू होता है वो आपका प्रश्नकाल शुरू होता है, यानी 11 बजे से लेकर 12 बजे का समय आपका प्रश्नकाल होता है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? शून्यकाल। शून्यकाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है। और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो भारतीय संसद की देन है, भारतीय संसद की देन है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे जो आर्टिकल हैं या फिर बहुत सारे जो प्रावधान है वो विदेशों से लिए गए। ठीक है, लेकिन ये जो शून्यकाल का प्रावधान है भारतीय संसद की कार्यवाही में, ये जो प्रावधान ये भारतीय संसद का अपना ही नियम बनाया हुआ है। तो ये भारतीय संसद की ही देन है कि शून्यकाल का प्रावधान 12 से 1 बजे तक के बीच में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में से आय शामिल नहीं है। देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अपने एक देश के अंतर्गत एक निश्चित समय में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सबकी जो समग्र कीमत होती है वो आपकी जीडीपी कहलाती है। और जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है कि जैसे अपने देश के व्यक्ति मान लीजिए बाहर काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने देश को कुछ ना कुछ भेजेंगे। जैसे अपने देश की कंपनियां बाहर लगी हुई हैं किसी देश में, तो वो भी तो पैदा कर रही हैं, तो वो भी तो कमाई कर रही हैं, तो उनकी जो कमाई होगी वो भी आपके जीएनपी में शामिल होगी। वो जीएनपी में कमाई शामिल होगी विदेश की, ना कि जीडीपी में। तो जीडीपी में कौन शामिल नहीं होगा? तो जीडीपी में जो विदेश की कमाई है वो शामिल नहीं होगी, जबकि जीएनपी में आपकी आपकी सारी की सारी चीज़ें कमाई शामिल होगी। जो देश के अंदर भी पैदा कर रही हैं कंपनियां अपनी भारत की, और जो अपने भारत की कंपनियां बाहर पैदा कर रही हैं वो भी आपका जीएनपी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और फिर वित्त आयोग। तो रिवर्स रेपो दर और रेपो रेट जो भी है इनको कौन निर्धारित करता है? तो इनको निर्धारित करता है आरबीआई के गवर्नर, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं रेपो रेट और, यानी इसको बोलते हैं आरआर, और रिवर्स रेपो रेट आरआरआर, इन दोनों को निर्धारित कौन करता है? तो आरबीआई की एक मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, मौद्रिक नीति, उसके तहत ये दोनों कंट्रोल की जाती हैं। मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, बात करेंगे आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसके गवर्नर कौन थे? तो उस समय उसके गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सीडी देशमुख। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, एसबीआई की, तो ये 3 बैंकों को मिलकर बना था और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक का पड़ा था 1955 में। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था, तो 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, जीवाश्म या फिर अक्रिय। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने का मतलब क्या है? जैसे ऐसे पदार्थ जो जीवों के द्वारा सड़ गल के नष्ट किए जा सकते हैं वो आपका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ कौन से हो सकते हैं जो सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं? तो जैसे लकड़ी हो गई, कूड़ा कचरा हो गया, मतलब जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो सड़ गल के गलता नहीं है, तो प्लास्टिक इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो सड़ गल के खत्म हो जाए वो आपका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित कहलाएगा। तो वो कैसे, कौन से, उसको बोले जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो उसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। तो ये आपके जीवाणुओं के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, जबकि प्लास्टिक वगैरह जो है वो आपकी नष्ट नहीं होती जीवाणु द्वारा, तो आपका अजैव निम्नीकरण में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंडन जोड़ता है, टेंडन किसको जोड़ता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका लिगामेंट होता है, एक आपका क्या होता है? टेंडन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपके टिश्यू यानी कि ऊतक होते हैं, दो प्रकार के ऊतक है। ये क्या है? ये आपके कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं।
तो लिगामेंट किस किसको जोड़ता है? तो जैसे हड्डी टूटती है आपकी, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका है? हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है। हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम किसका होता है? तो लिगामेंट का होता है। जबकि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने का काम किसका होता है? तो वो होता है आपका टेंडन का। ठीक है, हड्डी से मांसपेशी जोड़ने का काम टेंडन का होता है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका होगा? तो वो आपका लिगामेंट का हुआ। पूछा किसका? टेंडन का। तो टेंडन का काम किसका हो जाएगा? हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का काम होता है, हड्डियों को पेशियों से। ठीक है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम किसका होता है? तो ये आपका लिगामेंट का हो जाएगा। ठीक है, लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो भोजन पीसने के लिए लाल कृमियों में कौन सी रचना होती है? पक्वाशय, आंत्र, आमाशय का अग्रभाग, या फिर ग्रास नली। तो उनके अंदर जो होती है वो ईसोफेगस होती है, ग्रास नली होती है जो उनके खाना को पीसने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म क्या होता है? देखिए, धातु कर्म जो होता है कि जैसे मान लीजिए आपको लोहा प्राप्त करना है, तो लोहा, अब ये थोड़ी जमीन खोदेंगे आपको लोहा निकल आएगा। तो लोहा प्राप्त करने के लिए हमें उसके अयस्क यानी कि हेमेटाइट हो गया, लोहे का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, यानी कि जब जब हम जमीन के अंदर से धातुओं को निकालते हैं तो सिर्फ धातुएं लोहे के रूप में नहीं निकलती हैं, वो उनके अयस्कों के रूप में निकलती हैं। जैसे लोहे का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है। इसके रूप में आपको धातुएं मिलती हैं। तो अयस्क के रूप में जब धातुएं मिलती हैं, तो अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। यानी अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी धातु कर्म कहलाती है। अब ऑप्शन चेक करिए, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या बन जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं? तो ये आपके लोहे के अयस्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, सिनेवार धातु किस धातु का अयस्क है? यानी कि जो धातु है वो सिनेवार के रूप में मिलती है। वो धातु कौन सी है? चांदी है, पारा है, एल्यूमिनियम है, या फिर सोना। सिनेवार किसका अयस्क है? तो आपका पारे का अयस्क है सिनेवार, इन मरकरी का अयस्क है आपका सिनेवार। जब आपको पारा निकालना होता है तो वो सिनेवार के रूप में मिलता है, ना कि डायरेक्ट पारा मिलता है। तो जब सिनेवार से पारा प्राप्त करने के लिए हमें धातु कर्म को अपनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? कंट्रोल F2, Alt F2, या फिर शिफ्ट प्लस F2, Alt कंट्रोल और F2। इसका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, ये किसके काम आती है? प्रिंट प्रीव्यू और विंडो को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब ये है, ये देखिए, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कभी एक बार सफल हो गए, आपने मेहनत की और आप पहली बार में सफल हो गए। ठीक है, और दूसरी बार में आप किसी दूसरे काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मतलब दूसरे काम में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मान लीजिए उसमें फेल हो गया आप, तो आप लोगों के बारे में ये बोला जाएगा कि आपको जो पहली बार जो सफलता मिली थी वो भी तुक्के से मिल गई थी। इसलिए आप जब भी दोबारा मेहनत करो तब पूरी दम से मेहनत करिए, जिससे कि आपकी पहली सफलता को वैलिड ठहराया जाए। तो ये नहीं है कि आपने पहली बार मेहनत कर ली तो दूसरी बार फेल हो गए तो आपकी पहली मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि पहली बार मैं जो मेहनत करी थी, मतलब पहली बार जो आपको सफलता मिली थी वो आपकी तुक्के से मिल गई थी। तो यही बात आपको कही गई है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही थी। ठीक है, इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो बल्ब में जो पतला सा तार लगा होता है वो क्या होता है? वो आपका फिलामेंट का होता है। कौन सा होता है? फिलामेंट होता है। और फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। ठीक है, फिलामेंट का बना होता है। फिलामेंट किसका होता है? वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समय का मूल मात्रक क्या है? मिनट, घंटा, सेकंड, या फिर दिन। समय का जो मूल मात्रक होता है वो कौन सा होता है? वो आपका सेकंड होता है। ठीक है, समय का जो मूल मात्रक होता है वो कौन सा होता है? सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से सम्मानित है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या फिर फुटबॉल? तो महाराजा रणजीत सिंह जो गोल्ड कप है, इसका संबंध आपका हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से कुछ और भी कप संबंधित है, वो भी लिख लीजिए। जैसे कि आपका अजलन शाह कप हो गया। अजलन शाह कप किसका संबंध किससे है? हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध में किससे है? तो वो भी आपका हॉकी से है। बात करें फुटबॉल से, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। ठीक है, इसके अलावा आपका डूरंड कप का संबंध भी किससे है? तो फुटबॉल से। बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का आपका सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राशीना डायलॉग 2024 संस्करण की थीम क्या थी? टेक फ्रंटियर्स, नियम या वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति, निवेश व नवाचार, चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग व निर्माण, और आपका बहुपक्षवाद का उपनिवेशीकरण, संस्थाएं व समावेश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग व निर्माण। ठीक है, तो इसमें आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट के भी आएंगे, तो आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, एंड वो आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के रखना है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट देखिए, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुलजार, जगद्गुरु रामभद्राचार्य, ए और बी दोनों? तो किनको मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये मिला है आपका, दोनों को मिला है। गुलजार को मिला है उर्दू भाषा के लिए, और रामभद्राचार्य को मिला है आपका संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टी ट्वेंटी विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में तो नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं हुआ था, कैरिबियाई देश व यूएस यानी कि इसमें हुआ था आपका, कैरिबियन जो कंट्री थे उनमें, और आपका यूएसए में हुआ था। ठीक है, इसको जीता कौन था? तो आपको पता है कौन जीता था? इसको भारत जीता था। किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था, भारत इसमें जीत गया था। लास्ट ओवर में भारत जीता था, सभी को ध्यान होगा। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप का मिनिकोय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? लक्षद्वीप का मिनिकोय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? देखिए यहाँ समझिए थोड़ा, जैसे आपको पता है कि किसका नक्शा होता है, ये आपका भारत का नक्शा है। इसमें यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है, और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे आपका मालदीप है, और यहाँ पे आपका छोटा सा द्वीप है। अब जरा ये बताइए, देखिए लक्षद्वीप हो गया है, और ये आपका हो गया मिनिकोय। तो ये जो मिनिकोय हिस्सा है किसका है? ये आपका मालदीप का है। किसका है? मालदीप का है। किसका है? मालदीप का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपका मालदीप। क्लियर? अब मैं आपको इस जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जो चैनल होते हैं, चैनल से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक होता है आपका 8 डिग्री चैनल। कितना होता है? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल होता है वो किस किस के बीच में होता है, यानी किस किस को अलग करता है? मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये आपका मालदीव हो गया बिंदी वाला, ये आपका मिनिकोय हो गया। ठीक है, तो मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए ये आपका भारत का नक्शा है, और ये आपका श्रीलंका है, और आपको पता है कि इस साइड में कौन है? ये आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ये आपका 10 डिग्री चैनल है। कितना है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8, 9 और 10। 8 किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकोय से। 9 किसको अलग करता है? मिनिकोय से कावरत्ती से, कावरत्ती या फिर आप कह सकते हो लक्षद्वीप से। देखो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। आप कावरत्ती से कर लीजिए या फिर लक्षद्वीप से कर लीजिए, एक ही बात है। और 10 डिग्री किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से। ठीक है, तो ये तीनों चैनल का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्रिया भारत की किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, मणिपुर या फिर असम? तो देखिए बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया आपका असम का है, और शंकर देव के शंकर देव के अंकिया नाटक से लिया गया है। अंकिया नाटक से लिया गया।
बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में भारत में? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यानी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक आपका असम का सत्रिया भी है, जो कि आपका नवीनतम यानी कि 8वां ही है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्पेक्टर सेट का। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो सभी को पता मंगलयान किसके पीछे था? तो मंगलयान आपका 2000 के नोट के पीछे था, जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। तो जिसके पास भी है वो जाके जमा करवा दे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपके काम आई हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।